आप सभी भावी शिक्षकों का बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो से हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला टीजीटी के लिए चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम टीजीटी के पहले अध्याय जंतु जगत के वर्गीकरण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे व साथ ही साथ इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम अपने पाठ्यक्रम से संबंधित सभी टॉपिकों का शार्ट नोट लेके आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। वीनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? ऑप्शन ए साइकान, ऑप्शन बी यूप्लेक्टेला, ऑप्शन सी यूस्पंजिया, ऑप्शन डी ल्यूकोसिलेनिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी यूप्लेक्टेला। जब हम शार्ट नोट लेके आएंगे तो हम सभी संघों के अलग अलग जीवों के अलग अलग दूसरे नाम जिससे वे जाने जाते हैं उसको भी साथ लेके आएंगे, जिससे आप लोग उनके दूसरे नामों या अन्य नामों को जान सकें, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे वीनस फूलों की टोकरी यूप्लेक्टेला को कहा जाता है, वहीं यू स्पंजिया को बाथ स्पंज या स्नान स्पंज भी कहा जाता है। इसे हम यूस्पंजिया को हम बाथ स्पंज भी कहते हैं या स्नान स्पंज भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यूप्लेक्टेला वीनस फूलों की टोकरी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्पंजों का लक्षण है। ये सभी लक्षण दिए गए हैं, इनमें से हमें सही लक्षण को चुनना है। तो ऑप्शन ए जलीय, ऑप्शन बी स्थलीय, ऑप्शन सी छिद्रयुक्त शरीर, ऑप्शन डी सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। तो स्पंजों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है छिद्रयुक्त शरीर। स्पंज, जैसे हम एक स्पंज बना लेते हैं, ये सतह से चिपका हुआ है। स्पंजों के ऊपर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे आस्कुलम कहते हैं। वह इसका शरीर, स्पंजों का शरीर छोटे छोटे छिद्र से बना रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जल प्रवाह बना रहता है। तो इसके अंदर जल का प्रवाह होता है। ये इसके अंदर की कैविटी को, जिसके अंदर एक नाल प्रणाली बनती है, इसकी कैविटी को स्पंज गुहा या स्पंज कोल कहते हैं। तो इसका छोटा छिद्र आस्ट्रिया व इसका बड़ा छिद्र आस्कुलम कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा छिद्रयुक्त शरीर स्पंजों का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तीसरा देखते हैं। कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं हाइड्रा में, माफ करिएगा, ए स्पंजों में, बी हाइड्रा में, सी सेंडवर्म या सेंड कृमि में, डी तारा मछली में। तो कॉलर कोशिकाएं स्पंजों में पाई जाती हैं। यह स्पंज कोल में एक कीप नुमा कोशिकाएं होती हैं, जिसे कीप कोशिकाएं भी कहते हैं। इसमें एक बड़ा फ्लैजिला होता है, वह किनारे किनारे धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। इस पर एक केंद्रक होता है, वह कई खाद्य धानियाँ भी उपस्थित होती हैं। ये कीप कोशिकाएं स्पंजों में जल की गति को बनाए रखने व भोजन पकड़ने का कार्य करती हैं। तो कॉलर कोशिकाएं मुख्य रूप से स्पंजों में पाई जाती हैं। कॉलर कोशिकाएं कीप कोशिकाएं, जिसे कोइनोसाइट्स भी कहा जाता है, यह स्पंजों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ऑप्शन हमारा ए सही आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ पोरीफेरा में कंकाल निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन हमारा दिया गया है। ए अमीबाणु, बी संचारणु, सी स्क्लेरोब्लास्ट, डी आर्कियोसाइट्स। अमीबोसाइट्स, थिसोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट या आर्कियोसाइट्स। तो अमीबाणु क्या है? अमीबाणु पोरीफेरा का शरीर हम लोग जानते हैं।
डिप्लोब्लास्टिक होता है तो इसके अंदर एक अनिश्चित संरचना वाली कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को अमीबाणु कहते हैं। यह कोशिकाएं पोरीफेरा के आवश्यकता अनुसार कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। वहीं बी संचारू या थीसोसाइट्स का बात करते हैं तो ये संघ पोरीफेरा में भोजन संग्रह करने का कार्य करती हैं। सी स्क्लेरोब्लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट्स की कंटिकाओं का निर्माण करती हैं जो पोरीफेरा के कंकाल तंत्र को बनाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। वहीं आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं एक प्रकार की अमीबोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं। इसे टोटिपोटेंट कोशिकाएं भी कहते हैं, अर्थात आवश्यकता अनुसार ये अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। आर्कियोसाइट्स जैसे गैमेट्स फॉर्मेशन भी योगदान देती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। स्पंजों के लिए सार्वभौमिक यूनिवर्सल लक्षण कौन सा है? यह पांचवा क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा उत्तर आप लोगों को सही लगता है। हम छठवां देखते हैं, दंश कोशिका निमेटोसिस्ट है। एक अंग, ए ऑप्शन हमारा अंग, बी कोशिका, सी कोशिका का समूह, व डी कोशिका का भाग। तो दंश कोशिकाएं क्या हैं? दंश कोशिकाएं संघ सिलेंट्रेटा का महत्वपूर्ण लक्षण है। यह संघ सिलेंट्रेटा के जीवों में उनके संवेदी कोशिकाओं पे, सेंसरी सेल्स पे पाया जाता है। यह कुछ इस प्रकार की होती हैं। इससे एक डिटेन निकली रहती है। इसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन नामक विष भरा रहता है। जब यह स्पर्शक के माध्यम से किसी सख्त या अपने शिकारी जंतुओं को करीब जाते हैं तो यह स्पर्श यहाँ से यह इसकी नुकीला भाग इसका खुल जाता है और ये जीवों को घायल कर देती हैं, जिससे वो आसानी से शिकार करती हैं। तो दंश कोशिकाएं हैं एक कोशिका का भाग, यह सेंसरी सेल्स पे उपस्थित होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। यह संघ सिलेंट्रेटा का महत्वपूर्ण लक्षण है। संघ सिलेंट्रेटा का महत्वपूर्ण लक्षण है। महत्वपूर्ण लक्षण, ठीक है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम शॉर्ट नोट देंगे जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां। हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए दिया गया है अनिषेक जनन, ऑप्शन बी पुटिभवन, ऑप्शन सी बहुभ्रूणता, ऑप्शन डी लैंगिक अथवा अलैंगिक। तो ऑप्शन ए अनिषेक जनन क्या होता है, हम देखते हैं। अनिषेक जनन में बिना निषेचन के ही एग का फॉर्मेशन होता है। ये सामान्य तौर पर पौधों में व कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है। हम देखते हैं ऑप्शन बी पुटिभवन। पुटिभवन के अंतर्गत जीव एक पुटी का, एक सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं अपने चारों तरफ। उसके अंदर उसके भ्रूण का विकास होता है। उसके बाद हम सी देख लेते हैं, बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी में बहुत से भ्रूणों का विकास होता है। ऑप्शन डी लैंगिक तथा अलैंगिक जनन। तो हाइड्रा में हम जानते हैं, हाइड्रा में पहला तो मुकुलन हाइड्रा हम बना लेते हैं। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा, ये हमारा मुकुल हो गया। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन इसमें उपस्थित
जननांगों के द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन डी लैंगिक अथवा अलैंगिक जनन, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हुआ। ठीक है, अगला हम देखते हैं लड़ाई का पुर्तगाली जहाज किसे कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है लड़ाई का पुर्तगाली जहाज। तो फाइसेलिया ऑप्शन ए, पिनेट्यूला ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओबेलिया, ऑप्शन डी कोरल। तो फाइसेलिया एक माफ करिएगा एक सिलेंट्रेट्स है जिसे लड़ाई का पुर्तगाली जहाज कहा जाता है। पेनिनसुला को समुद्री कलम या सी पेन कहते हैं। ऑप्शन सी ओबेलिया को समुद्री समूर कहते हैं। वहीं कोरल ऑप्शन डी हमारा है। ये सभी चारों ऑप्शंस सिलेंट्रेट संघ से संबंधित है। तो फाइसेलिया को लड़ाई का पुर्तगाली जहाज कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। हिप्नोटॉक्सिन को निर्माण किसके द्वारा होता है। माफ करिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो अभी अभी हमने बताया कि दंश कोशिकाओं से हिप्नोटॉक्सिन का स्रावण होता है। दंश कोशिकाएं संघ सिलेंट्रेट्स के महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हुआ। आप क्वेश्चन 10वां देखते हैं। बहुनाल कोरल ऑर्गन पाइप कोरल किसे कहते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है। बहुनाल कोरल ऑर्गन पाइप कोरल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रिया, ऑप्शन बी ट्यूबिपोरा, ऑप्शन सी हेलियोपोरा, ऑप्शन बी फंजिया। तो ऑप्शन बी हमारा ट्यूबिपोरा सही आंसर है। वहीं फंजिया को हम मशरूम प्रवाल भी कहते हैं। मशरूम प्रवाल कहते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन 11वां देखते हैं। थोड़ा तेजी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो हाइड्रा की शरीर गुहा कहलाती है। ऑप्शन ए आंतर गुहा, ऑप्शन बी आंत्र गुहा, ऑप्शन सी जठर वाहिनी गुहा। तो हम देखते हैं जठर वाहिनी गुहा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, हाइड्रा की शरीर गुहा बॉडी कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है। उसके बाद हम 8 बी देखते हैं आंत्र गुहा इंटरकोर। इसे हाइड्रा की शरीर गुहा में ये नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए आंत्र गुहा जिसे सिलेंट्रॉन भी कहा जाता है। हाइड्रा की देह गुहा या बॉडी कैविटी को आंतर गुहा भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए व ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हुआ। तो इसके लिए हम ऑप्शन डी, ए और सी दोनों सही इस पर हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जेली मछली किस वर्ग से संबंधित है। तो जेलीफिश संघ सिलेंट्रेटा का एक जीव है। संघ सिलेंट्रेटा 3 वर्गों में बटा है। हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में पॉलिप अवस्था व मेडुसा अवस्था दोनों उपस्थित होती है। वहीं साइफोजोआ में मेडुसा अवस्था प्रमुख होती है। वहीं एंथोजोआ में पॉलिप अवस्था प्रभावी होती है। तो जेली मछली किस वर्ग से संबंधित है। तो हमने बात किया साइफोजोआ जेली फिश साइफोजोआ ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हुआ से संबंधित है। साइफोजोआ से संबंधित है क्योंकि जेली फिश में मेडुसा अवस्था पाई जाती है। हम ऑप्शन क्वेश्चन 13वां देखते हैं। निम्न में से कौन से एक सिलेंट्रेट्स हैं। समुद्री पैन हमने बात किया, बी समुद्री मछली, सी समुद्री आर्चिन व डी समुद्री खीरा। तो समुद्री पैन या समुद्री कलम पेनिनसुला को कहा जाता है। पेनिनसुला को समुद्री कलम कहा जाता है। यह एक सिलेंट्रेट्स है। ऑप्शन सी हमारा
सही उत्तर हुआ। वहीं समुद्री आर्चिन एक इकाइनोडर्मेट्स है जो इकाइनोडिया संघ वर्ग में रखा गया है, इसे इकाइनस कहा जाता है। वहीं समुद्री खीरा सी कुकुम्बर को भी इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है जिसे होलोथ्यूरिया कहा जाता है, यह होलोथ्यूरिया वर्ग में रखा गया है। क्वेश्चन 14वां हम देखते हैं, फीता कृमि पोषक से अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? ए चूसक के द्वारा, बी खुरचन के द्वारा, सी अध्यावरण से अवशोषण, डी स्वतः पोषण। तो हम देखते हैं ऑप्शन डी क्या है, स्वतः पोषण। ऑटोट्रॉफिक वे जीव होते हैं जो परपोषी नहीं होते हैं। तो हम जानते हैं कि फीता कृमि परपोषी होते हैं या परजीवी होती हैं। तो परजीवी कभी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, स्वतः पोषण ग्रहण नहीं करते हैं। ये अध्यावरण से अवशोषण फीता कृमि अध्यावरण से अवशोषण करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। फीता कृमि का शरीर बहुत लंबा मनुष्यों की आंत में पाया जाता है। ये खंड युक्त होते हैं, ढेर सारे खंडों में बटे होते हैं इसका शरीर। वह आंत में पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके यह पोषण को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हुआ। ऑप्शन सी सही उत्तर। अध्यावरण अपने सतह से भोज्य पदार्थों का पोषकों का अवशोषण कर लेते हैं। फीता कृमि प्लेटेहेल्मिन्थीज का प्राणी है। यह परजीवी होता है। इसकी दो अवस्थाएं, इसका लार्वा अवस्था सूअरों के ऊतकों में व इसका वयस्क अवस्था मनुष्यों की छोटी आंत में पाया जाता है। हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं, लीवर फ्लूक का मध्य पोषक है? ए मनुष्य, बी सूअर, सी घोंघा, डी मच्छर। तो हम जानते हैं कि बी हमारा प्राइमरी, सूअर हमारा प्राइमरी, बी सूअर हमारा प्राइमरी है। तो ऑप्शन सी हमारा घोंघा, ऑप्शन सी घोंघा मध्य पोषक होता है, क्योंकि सूअर जब छोटे छोटे पौधों को खाती है, वह गंदे पदार्थों को खाती है, तो वह उसके बाद जो मल त्याग करती है वह जल में जाता है, वो उसमें घोंघे पनपते हैं। ये घोंघे उनकी शरीर में, घोंघों के शरीर में या स्नेल के शरीर में लीवर फ्लूक का लार्वा अवस्था विकसित होता है। वो उसके बाद यह घोंघों में भी और मछलियों में भी, आप लोग ध्यान रखिएगा, घोंघा में भी और मछली में भी, माफ करिएगा यहाँ लिख देते हैं मछली भी मध्य पोषक लीवर फ्लूक की होती है। ये मनुष्य खाते हैं तो इससे लीवर फ्लूक से मनुष्य संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16वां देखते हैं, ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं? तो ज्वाला कोशिकाएं प्लेटेहेल्मिन्थीज का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति, ज्वाला कोशिकाएं स्केटरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे उत्सर्जन होता है। तो ए पोरीफेरा में उत्सर्जन करने के लिए ज्वाला कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। बी सिलेंट्रेट्स में भी उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं से नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा प्लेटेहेल्मिन्थीज जिसमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाओं से ही प्लेटेहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर प्लेटेहेल्मिन्थीज हुआ। अब क्वेश्चन 17वां देखते हैं, टीनिया सोलियम जिसे टेपवर्म या फीता कृमि या चपटे कृमि भी कहा जाता है का मुख्य लक्षण क्या है? ये टीनिया सोलियम प्लेटेहेल्मिन्थीज का प्राणी है। तो हम देखते हैं, ए आसंजन के लिए हुक की उपस्थिति या अंकुशों की उपस्थिति, ये सही उत्तर है। इस टीनिया सोलियम में
हुक पाए जाते हैं जो हाथ से लटकने का के लिए होते हैं। वहीं बी ऑप्शन हमारा पाचन तंत्र की अनुपस्थिति, ये भी सही उत्तर है क्योंकि ये पचे हुए या पदार्थों का अवशोषण करते हैं अपनी सतह से, तो इसलिए ये इसमें पाचन तंत्र की अनुपस्थिति होती है। ऑप्शन सी बाह्य रूप से विभाजित शरीर, अभी अभी हमने बताया कि इसका देह खंड कई भागों में बटा होता है, तो बाह्य रूप से ये विभाजित होते हैं, ये भी सही हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी सही हुआ। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 18वां क्वेश्चन हम देखते हैं। गोल कृमि या जिसे स्कैरिस भी कहते हैं, चपटे कृमि जिसे टेपवर्म कहते हैं, से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं? ए कूट प्रगुहा, बी ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति, सी खंड युक्त शरीर की उपस्थिति के कारण, डी एंजाइमों के निर्माण के कारण। माफ करिएगा। तो हम देखते हैं गोल कृमि में ए कोट प्रगुहा जिसे सीडोसिलोम कहते हैं, और गोल कृमि जो सीडोसिलोमेट्स संका या जिसे हम स्केल हेलमेंथीज भी कहते हैं का प्राणी है, जिसमें कूट प्रगुहा पाई जाती है। तो ये हमारा सही उत्तर हुआ। कूट प्रगुहा की उपस्थिति के कारण ही गोल कृमि चपटे कृमि से भिन्न होता है। अब हम 19वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कूट प्रगुहा स्यूडोसिलोम पाई जाती है। अभी अभी हमने बात किया कि गोल कृमि को ही स्कैरिस भी कहते हैं, तो स्कैरिस में स्यूडोसिलोम पाया जाता है। यह सीडोसिलोमेट संका या प्लेटे स्केल स्केल हेलमेंथीज का प्राणी है, जिसमें कूट प्रगुहा पाई जाती है। कूट प्रगुहा क्या होती है? सीडोसिलोम क्या होता है? इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। वर्तमान में अभी मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसका उत्तर हम ये आपको शॉर्ट नोट देंगे, तो उसमें आपको बता देंगे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में पाए जाने वाला सामान्य कृमि है एंटोरोबियस वर्मिकुलेरिस, ए बी हमारा ऑप्शन है ऑस्कियोरिस वर्मिकुलेरिस, डी डेक्निकुलस मेरिडेन मेडिनेंसिम, और ऑप्शन डी है ब्रूजिया मलाई या ब्रूजिया टिमोरी। तो ऑप्शन ए एंटोरोबियस वर्मिकुलरिस ही बच्चों में पाए जाने वाला सामान्य कृमि है, जिसे थ्रेडवर्म भी कहा जाता है। वहीं हम ऑक्सीयोरिस वर्मिकुलरिस की बात करें, यह भी मनुष्यों में पाया जाता है। ऑप्शन सी ड्रैक्यूकुलस ये ड्रैकुनकुलोसिस बीमारी का कारण बनता है। वहीं डी ब्रूजिया मलाई तथा ब्रूजिया टिमोरी हाथी पांव रोग का कारक है, जिसे फाइलेरिया या फाइलेरियासिस भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। विपवर्म क्या है? कशाकृति क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा ऑप्शन ए हमारा है, वहीं ऑप्शन बी हमारा ट्राइक्यूरिस, ऑप्शन सी एंटोरोबियस, ऑप्शन डी ट्राइकिनेला। तो ऑप्शन बी हमारा ट्राइक्यूरिस सही उत्तर है। हम इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। केचुओं में हमारा 22वां क्वेश्चन है। केचुओं में वृषण होते हैं। केचुओं में वृषण की संख्या होती है ऑप्शन ए 6 जोड़ी, ऑप्शन बी 4 जोड़ी, ऑप्शन सी 2 जोड़ी, ऑप्शन डी 1 जोड़ी। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है 2 जोड़ी, अर्थात 4 वृषण होते हैं केचुओं में।
4 वितरण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इसी महत्वपूर्ण श्रृंखला को जारी रखेंगे। अभी इसमें हम लगभग 200 से 250 क्वेश्चन जंतु जगत के वर्गीकरण से देखेंगे, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है, वह आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। व साथ ही साथ हम आप लोगों को बता दें कि आने वाले वीडियो में हम टोटल पाठ्यक्रम का एक शार्ट नोट, अलग अलग शार्ट नोट आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप लोगों की समस्याएं आसानी से संक्षेप में कम समय में दूर हो जाएंगी। तो चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। वह चैनल अगर आप लोगों को वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।